नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग? और कैसे चल रही है आप सब लोगों की पढ़ाई? तो लास्ट वीडियो में हमने मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने शुंग वंश के बारे में पढ़ा, जिसमें मैंने बताया पुष्यमित्र शुंग को आपको ध्यान रखना है। फिर हमने कर्ण वंश के बारे में बताया। कर्ण वंश में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, बस इसका आपको इतना ध्यान रखना है कि इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे, और अंतिम शासक जो था वो शूर शर्मा था। ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने आपको सातवाहन वंश के बारे में बताया, जिसका संस्थापक आपको सिमुख ध्यान रखना है। हाल को ध्यान रखना है क्योंकि इन्होंने गाथा सप्तशती लिखी थी। ठीक है। गुणाढ्य इनके दरबार में थे, इनको ध्यान रखना है। गौतमीपुत्र सातकर्णी को ध्यान रखना है। ठीक है। यज्ञशील सातकर्णी हो जाएंगे आपके, और वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी हो जाएंगे। ठीक है। इंडो ग्रीक शासक पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि हेरियोडोरस को ध्यान रखना है, क्योंकि हेरियोडोरस जो है एंटी लकीडास का लकीडास जो था उसने दूध बेचा था, जिसका नाम था हेरोडोरस। और किसके दरबार में गया था? ये बागभद्र के दरबार में गया था। ठीक है। तो इनके क्या क्या योगदान रहे, ठीक है। कुषाण हमने पढ़ा, शक हमने पढ़ा। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कल कंप्लीट करी थी अपने प्रीवियस वीडियो में। फिर मौर्य काल की जो व्यापार वाणिज्य है, ठीक है, उसके लिए जो है स्वर्णिम काल उसको माना जाता है, मौर्योत्तर काल को। और उसके कला के बारे में हमने गांधार शैली के बारे में पढ़ा था, मथुरा शैली के बारे में पढ़ा था, और अमरावती शैली के बारे में हमने पढ़ा था। तो चलिए, क्विक रिवीजन भी हो गया है, अपना आगे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है गुप्त काल। गुप्त काल का जो टाइम पीरियड है 319 से 550 एडी के बीच का टाइम पीरियड रहता है इसका। ठीक है। मैंने आपको बताया भी था अपने सबसे पहले वीडियो में, गुप्त संवत की स्थापना हुई थी 319 एडी के अंदर। तो तभी से गुप्त काल जो है स्टार्ट माना जाता है। हालांकि सबसे पहले जो है श्री गुप्त को माना जाता है, इसका आदि पुरुष, मतलब जो फाउंडर है, जो गुप्त काल की जिसने स्थापना करी, उसका जो नाम जाता है वो श्री गुप्त को जाता है। 240 से 280 एडी के बीच में जो है इनको जाना जाता है। तो इसका कहीं उल्लेख मिला, तभी हमको पता चला है कि श्री गुप्त जो थे वो गुप्त काल के संस्थापक थे। तो कौन सा अभिलेख मिला है हमको? प्रभावती गुप्त के पूजा ताम्रपत्र अभिलेख से इसका उल्लेख हमको मिलता है। और चीनी यात्री इस सिंह के अनुसार इसने पाटलिपुत्र में मंदिर का भी निर्माण करवाया था। ठीक है। इसने महाराजा की उपाधि भी धारण की थी। महाराजा उस समय सामंतों की उपाधि होती थी। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, श्री गुप्त जो है गुप्त काल का संस्थापक माना जाता है। इसका उल्लेख जो है प्रभावती गुप्त के पूना अभिलेख में मिलता है हमको। और चीनी यात्री जो इस सिंह है वो भी बताता है कि पाटलिपुत्र में मंदिरों का निर्माण इसने करवाया था। ठीक है। महाराजा की उपाधि धारण की थी, और महाराजा उस समय सामंतों की उपाधि होती थी। मतलब ये कहा जा सकता है कि उस समय ये राजा नहीं होके एक तरीके से कोई बड़ा सामंत रहा होगा। ठीक है। इसलिए इसका ज्यादा जो नाम हमको पढ़ने में नहीं आता है। पर अगर आपसे पूछा जाता है और श्री गुप्त अगर ऑप्शन के अंदर है, तो आपको श्री गुप्त राइट लगाना है, संस्थापक। ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ टाइम पीरियड के लिए आते हैं घटोत्कच। ठीक है। 280 से 319 एडी के बीच में आते हैं। इनके कोई ज्यादा विशेषता रही नहीं, तो हमें इसके बारे में ज्यादा बात चर्चा करनी नहीं है। आगे चलते हैं हम चंद्रगुप्त प्रथम के साथ में। ठीक है। अभी जैसे मेरे मुंह से चंद्रगुप्त मौर्य निकलने वाला था, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, चंद्रगुप्त प्रथम है। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक जो है इनको माना जाता है। तो ध्यान रखना, गुप्त काल का प्रथम संस्थापक तो हो जाएगा श्री गुप्त। पर अगर आपसे पूछा जाता है कि गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वास्तविक संस्थापक जो हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी। ठीक है। तो ये उपाधियां थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है, जो महाराजा को महान शासक एक उस समय का, उस टाइम पीरियड का एक महान यशस्वी राजा का रूप मतलब मानती है। योद्धा की उपाधि होती है एक तरीके से। तो ये बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे। ठीक है। तो उनमें से एक उपाधि थी महाराजाधिराज की उपाधि, जो किसने धारण करी थी? ये करी थी चंद्रगुप्त प्रथम। इसने लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी या कुमारी देवी से विवाह किया था। राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए थे, विवाह प्रकार के सिक्के चलाए थे, और श्री सिक्के चलाए थे। आपसे क्वेश्चन बनता है कि राजा रानी के प्रकार के सिक्कों का जो है प्रचलन किसने शुरू किया था? तो वो आ जाएंगे आपके चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। और इसने अपने पुत्र समुद्रगुप्त के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया था। ठीक है। तो जैसे
चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, अपने बेटे के पक्ष में संथारा लेने के लिए चले गए थे, श्रवण बेलगोला चले गए थे। उसी प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम जो है, जो गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक है, अपने बेटे के लिए सिंहासन छोड़ के त्याग कर चला जाता है। उसके बाद में आता है बहुत ही महान शासक समुद्रगुप्त। इस वंश का सबसे महान शासक था। उपाधि इन्होंने लक्ष्मी दोहित्र जो है उसके नाम से उपाधि धारण की थी, और धरणी बंद की उपाधि इन्होंने ली थी। धरणीबंध मतलब पृथ्वी को अपनी मुट्ठी में बंद करने वाला, ठीक है। तो धरणीबंध की उपाधि जो ली थी वो समुद्रगुप्त ने ली थी। तो ये उपाधि की पूछा जाता है कि इस उपाधि का संबंध कौन से शासक से है, ठीक है। तो धरणीबंध को ध्यान रखना है, किसने ली थी ये उपाधि, समुद्रगुप्त ने ली थी। इसकी जानकारी हमें हरिशेन के प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। हरिशेन कौन है? हरिशेन समुद्रगुप्त का महासंधि विग्रह। आगे हम जब गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे तब हम उसमें पढ़ेंगे कि महासंधि विग्रह कौन होता था। मतलब युद्ध और शांति के टाइम पे, या फिर कहीं युद्ध हो रहा है या कहीं शांति हो रही है, उस समय एज ए राजदूत के रूप में जो अपॉइंट किए जाते थे, ठीक है, वो जो होते थे वो होता था महासंधि विग्रह, ठीक है, अधिकारी एक तरीके से उस समय के, ठीक है। तो महासंधि विग्रह को आपको ध्यान रखना है। हरिशेन जो था समुद्रगुप्त का महासंधि विग्रह था, वो ये जानकारी है, इसके जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से हमको मिलती है, ठीक है। जो ये प्रयाग प्रशस्ति है, अब थोड़ी सी उसकी विशेषता है कि भाई क्या है प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति जो है चंपू शैली में लिखी गई है, ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा। चंपू शैली एक शैली है, जैसे शैलियाँ होती हैं उस टाइप की एक शैली, लिखने की एक कला होती है, उस कलाओं में से एक है चंपू शैली, और लिपि ब्राह्मी लिपि में ये लिखी गई है। इसने उत्तर भारत में 9 शासकों को पराजित किया था, ठीक है। किसने? समुद्रगुप्त की बात हो रही है कि जब भारत का मैप बनाते हैं तो भारत के नॉर्थ की तरफ हम जाते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ में जो है 9 शासकों को इन्होंने पराजित किया था, और प्रस्वोधरायण की नीति को अपनाया था, ठीक है। प्रस्वोधरायण की नीति का मतलब क्या हुआ? उनको उनका राजपाट उनसे छीन लिया, राजा पद सब सब छीन छान के अपने राज्य में उसको मिला लेना। ये जो नीति होती है उसको कहलाया जाता है प्रस्वोधरायण की नीति, ठीक है। कि अब वो राजा नहीं है, उसका राजपाट अब सब किसके साम्राज्य में आ गया? समुद्रगुप्त के साम्राज्य में आ गया, ठीक है। तो उत्तर भारत में तो इन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी? प्रस्वोधरायण की नीति, ठीक है। दक्षिण भारत में इन्होंने 12 शासकों को पराजित किया एवं उनके गृह मोक्षानुग्रह की नीति को अपनाया। गृह मोक्षानुग्रह नीति मतलब कि भाई ठीक है, आपको हरा दिया हमने, ठीक है, आप हार गए हो, आप हार मान लो, अब इस जो ये राज्य है, ठीक है, संभालो, मैं जो बोलूंगा, मेरा डमी शासक के रूप में आप रहोगे। जो टैक्स है आपको टैक्स देने पड़ेंगे, कर लेकर छोड़ दिया जाएगा आपको, ठीक है। बाकी आप सारा जो भी आप देखो, पर जब भी मैं बोलूंगा कि इतना टैक्स देना है, इतना टैक्स भरना है, तो वो टैक्स आप टाइम टू टाइम आपका मेरे पास में आता रहना चाहिए, और आप यहाँ के राजा बने रहो, पर मेरी छत्र छाया के अंदर, ठीक है। ये जो नीति होती है वो कहलाती है गृह मोक्षानुग्रह की नीति, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपसे पूछा जा सकता है उत्तर भारत में कौन सी नीति अपनाई थी? प्रस्वोधरायण की नीति। और दक्षिण भारत में कौन सी नीति अपनाई थी? गृह मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी। इसने शक, कुषाण, इंडो ग्रीक, कामरूप, कामरूप उस समय असम को कहा जाता था, कामरूप प्रदेश, नेपाल और राजस्थान व हरियाणा के गणराज्यों को पराजित किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त में से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 6 प्रकार के सिक्के भी चलाए थे इन्होंने। देखो, विष्णु भगवान के भक्त थे, तो सबसे पहला जो सिक्का चलाया उन्होंने गरुड़ सिक्के चलाए, सबसे प्रसिद्ध भी था, क्योंकि ये जो है भागवत धर्म को संरक्षण आ गया, गुप्त शासकों ने भागवत धर्म को संरक्षण दिया था, और गरुड़ गुप्त शासकों का प्रतीक होता है, इसलिए गरुड़ सिक्के चलाए। अश्वमेध एक सिक्के चलाए, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ करवाया था, अपन ने पढ़ा है, ठीक है। तो अश्वमेध यज्ञ कराए, इसलिए उसके नाम के सिक्के भी चलाए, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ की जानकारी हमें नहीं मिलती है, पर सिक्कों से पता चलता है कि इसने हो सकता है संभवतः अश्वमेध यज्ञ करवाया हो अपने टाइम पीरियड में। अश्वमेध यज्ञ जो होता है वो इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में बताया आपको कि घोड़े छोड़ दिए जाते थे, और आगे के राज्य तक, जहाँ तक उनके घोड़ों को नहीं रोका जाता था, वहां तक उस राजा का साम्राज्य विस्तार मान लिया जाता था, और जो जो राजा उस उनके घोड़ों को रोकता था उस राज्य से उनका युद्ध होता था। फिर युद्ध डिसाइड करता था कि कौन राजा जीतेगा या कहाँ पे उसको स्टॉप होगा, ठीक है। तो इसलिए एक साम्राज्यवादी नीति के लिए जो राजा इस यज्ञ को अपनाता था,
इसलिए ये यज्ञ जो है इम्पोर्टेंट माना जाता था कि उसकी साम्राज्यवादी नीति किस टाइप की रही है, इसलिए अश्वमेध यज्ञ को इतिहास में एक इम्पोर्टेंट यज्ञ के रूप में देखा जाता है। ठीक है। फिर तीसरा इन्होंने सिक्के चलाए, वीणा वादक सिक्के। समुद्रगुप्त वीणा बजाता था और उसके वीणा बजाते हुए सिक्के जो है वीणा वादक सिक्के चलाए। धनुर्धर मतलब तीर मारते हुए, ठीक है, धनुष बाण सा, ठीक है, वो सिक्के चलाए इन्होंने। परशु सिक्के चलाए और व्याघ्रहंता, ठीक है, वो सिक्के चलाए। ये फिर कट गया इस बारी, वापस से माफी चाहूंगी। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आप नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, समुद्रगुप्त को कहा है, और किस इतिहासकार ने कहा है, तो स्मिथ ने कहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समुद्र। उसके बाद में आते हैं हम रामगुप्त के बारे में। रामगुप्त जो है, इनका बस एक, इनकी जो वाइफ है उसकी वजह से ये थोड़ा सा हाईलाइट रहे हैं, अदरवाइज इन शासक में ऐसा कुछ भी नहीं था कि कुछ इनके इम्पोर्टेंट चीज नहीं थी कि अपने को याद करनी है। हालांकि ये भी नहीं पूछा जाएगा आपसे, पर फिर भी एक बीच में आ रहा है तो आपको बताना मैं जरूरी समझूंगी इस चीज को। विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम एक किताब है विशाख दत्त की। ठीक है, कौन सी किताब है, देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार रामगुप्त की पत्नी का नाम ध्रुव स्वामिनी था। ठीक है, जो ये रामगुप्त हम राजा पढ़ रहे हैं, इनकी वाइफ जो थी इसका नाम ध्रुव स्वामिनी था। ठीक है, तो ध्रुव स्वामिनी जो थी, शक शासक थे उस समय रुद्र सिंह थर्ड। उन्होंने रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी की मांग करी। ठीक है, मांग करी तो ध्रुव स्वामिनी को भाई उन्होंने कहा ठीक है आप ले जाओ, ले जा सकते हो, ठीक है, ले जा सकते हो। तो फिर चंद्रगुप्त जो सेकंड, जो नेक्स्ट, जो उसका भाई होता है, रामगुप्त का ही भाई होता है, उसको वो ये चीज बड़ी अजीब लगती है। वो बोलता है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो। ठीक है, और फिर वो जाते हैं और ये रुद्र सिंह थर्ड की हत्या करते हैं और ध्रुव सामनी को बाइज्जत अपने साथ में लेकर आते हैं और ध्रुव सामनी से विवाह करते हैं और शासक बन जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की कुछ स्टोरी जो है वो बता रखी है देवी चंद्रगुप्त में, उसमें ये एक स्टोरी है। ठीक है, तो इसको बस एक स्टोरी के रूप में ही देखना है, बाकी ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है इसमें से। याद रहेगा कि चंद्रगुप्त जो रामगुप्त सेकंड है उससे पहले, सॉरी, चंद्रगुप्त सेकंड जो है उससे पहले रामगुप्त का नाम आता है। ठीक है। तो आपको किताब जरूर ध्यान रखनी है कि देवी चंद्रगुप्तम किसकी किताब है, विशाख दत्त की किताब है। ठीक है, तो ये सारी स्टोरी मैंने आपको बताई थी कि विशाख दत्त देवी चंद्रगुप्तन के अनुसार रामगुप्त की पत्नी का नाम ध्रुवसामिनी था। शक शासक रुद्र सिंह थर्ड ने रामगुप्त से ध्रुवसामिनी की मांग की। चंद्रगुप्त सेकंड ने रुद्र सिंह थर्ड की हत्या कर दी और ध्रुवसामिनी से विवाह करके खुद शासक बन गया। ठीक है, उसके बाद में आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, वही चल रहा है। उपाधि इन्होंने लिखी थी विक्रमादित्य की, और परमेश्वर की उपाधि जो है इन्होंने धारण की थी। रुद्र सिंह थर्ड को हराया, इसलिए इनको शक्कारी की उपाधि भी धारण की गई। अंतिम शासक था रुद्र सिंह थर्ड, मैंने बताया था जब शक शासक पढ़ाया था तो उसमें बताया भी था अंतिम शासक कौन था, रुद्र सिंह थर्ड। ये पूछ लिए जाते हैं कि जब कौन था अंतिम शक शासक, कौन सा था, प्रथम कौन सा था, इसका संस्थापक कौन है, तो थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखनी है। बाकी किसने किसके साथ क्या किया क्या नहीं किया, किससे शादी कर ली किससे नहीं की, ये थ्योरी इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इसलिए बताया जाता है स्टोरी ताकि आपके जल्दी से वो क्लिक कर जाए दिमाग के अंदर। ठीक है, तो अंतिम शक शासक रुद्र सिंह थर्ड की हत्या की और शक्कारी की उपाधि इन्होंने धारण की। अब क्या ये स्टोरी बताई तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ, इसने वाइफ को बचा के लेकर आया था इसलिए इसको शक्कारी की उपाधि धारण की। एक ये स्टोरी बताने का तात्पर्य बस केवल इतना ही है। ठीक है, तो अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन सेकंड से किया और रुद्रसेन सेकंड की मृत्यु के पश्चात शासन जो है प्रभावती गुप्त के पास में आ गया। ठीक है, महरौली के लोह स्तंभ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त सेकंड ने बहालिकों को पराजित भी किया था और लोह स्तंभ का संबंध जो है चंद्रगुप्त सेकंड से ही माना जाता है। ये जो महरौली का जो लोह स्तंभ है कुतुब मीनार के प्रांगण में लगा हुआ है, जिसमें बोला जाता है कि आज तक जंग नहीं लगी हुई है, तो वो जो लोह स्तंभ है वो किससे संबंधित है, चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है। ठीक है, इनके दरबार में नवरत्न थे। अब नवरत्नों का नाम पूछा जाता है कि कौन सा इन निम्न में से नहीं था। ठीक है, तो आपको बस एक ध्यान रखना है, आगे इनकी जो किताबें आएंगी वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार नाम पढ़ लेते हैं हम इनके। कालिदास, वराहमिहिर। ठीक है, कालिदास आपको पता ही है, काफी अच्छे साहित्यकार है। ठीक है, वराहमिहिर ज्योतिष विद्या के थे, धनी थे। शपणक, शुंग,
धन्वंतरी चिकित्सा के क्षेत्र में जानते हैं, ठीक है। अमर सिंह, बेताल भट्टी और घटबरकर, ठीक है। ये जो है 9 लोग जो है इनके दरबार में थे, इसलिए जो है नवरत्न इनके दरबार में फेमस जाना जाता है इनको, चंद्रगुप्त सेकंड को, ठीक है। उसके बाद में बात करें, इनके समय चीनी यात्री फायान आया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फायान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था। फायान चंद्रगुप्त के नाम का उल्लेख नहीं करता है। इतना सब कुछ इसका अवगत करी, सब कुछ करी, पर फिर भी इसने ये राजा का नाम उल्लेख नहीं किया कि ये इस राज्य में, इस राजा के शासनकाल में आया, ठीक है। इतने एहसान फरामोश होते हैं, ठीक है। चलो खैर जाने दो। फायान चंद्रगुप्त के नाम का उल्लेख नहीं करता है। फायान स्थल मार्ग से आया था और वह जहाज द्वारा ताम्र लिप्ति बंदरगाह से वापस लौट गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्थल मार्ग से होते हुए आया था और जहाज द्वारा गया, क्योंकि काफी सारा सामान सट्टा लेके गया अपने यहाँ से, ठीक है। काफी सारे पोथी ग्रंथों का जो है, काफी सारे पोथी ग्रंथ, काफी सारे साहित्य हमारे यहाँ से लेके गए थे। तो पैदल तो कैसे लेके जाता है, इसलिए जहाज द्वारा गया, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से चीन लौटा। फाहियान बौद्ध धर्म की जानकारी के लिए भारत आया था और फाहियान की किताब का नाम है फो क्यू की, ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना, फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। नवरत्न किसके दरबार में? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में, ठीक है। और शकारी की उपाधि किसने धारण करी? चंद्रगुप्त सेकंड ने करी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट शासक आते हैं आपके कुमारगुप्त। कुमारगुप्त की बात करें तो गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख जो मिले हैं, कुमारगुप्त के ही मिले हैं। पूछा जाता है कि सर्वाधिक अभिलेख किसके शासनकाल में मिले हैं, किसके गुप्त शासक में किसके मिले हैं, तो कुमारगुप्त के मिले हैं। गुप्त शासकों में सर्वाधिक सोने के सिक्के अगर बात करें तो वो भी कुमारगुप्त के ही मिले हैं। सबसे ज्यादा अभिलेख और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के दोनों किसके टाइम पीरियड के हो जाएंगे? कुमारगुप्त के टाइम पे। भरतपुर के पास बयाना जगह है, वहां पे सिक्कों का ढेर मिला है, वो इनसे संबंधित मिला है हमें। अब थोड़े से सिक्के की बात कर लेते हैं हम, सिक्के सिक्के आ रहे हैं तो आरंभिक सिक्कों की बात करें तो आहत और पंचमार्क के सिक्के चलते थे। कोई शेप नहीं होता था, ठप्पा मार जिनको बोला जाता था वो चीज चलते थे, ठीक है। पंचमार्क होते थे, 5 मार्क बने हुए होते इसके। ग्रीकों ने सोने के लेख युक्त सिक्के चलाए। मैंने बताया था यूनानी लोग आए थे हमारे यहाँ पे, उन्होंने लेख युक्त सोने के सिक्के चलाए। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाणों ने चलाए। सीसे और पोटीन के किसने चलाए? सातवाहनों ने चलाए। चांदी के शकों को विशेषता थी तो शकों को पराजित किया था, ठीक है। तो शकों ने किसने चलाए? शकों के जो शकों ने चलाए थे चांदी के सिक्के, ठीक है। और सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए? गुप्त ने चलाए। ये शायद मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बता दिया था सारा। तो नोट डाउन करके भी दे दिया है आपको, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। कुमारगुप्त कार्तिकेय का अनुयायी था, तो इसलिए इनके जो सिक्के हैं उसमें मयूर शैली दिखती है, ठीक है। और चीनी यात्री हिंगसांग के अनुसार शक्रादित्य ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था, क्योंकि इन्होंने, इनकी उपाधि थी शक्रादित्य, महेंद्रादित्य। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि शक्रादित्य ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था, तो आपसे क्वेश्चन बना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस शासक ने कराया? तो वो शासक हैं आपके कुमार गुप्त, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। सर्वाधिक अभिलेख किसके शासक काल के, कौन से शासक के मिलते हैं? कुमारगुप्त। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए? कुमारगुप्त ने, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई, निर्माण किसने करवाया? तो वो भी आपके आ जाएंगे कुमारगुप्त ने, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी कराया था। भीतरी अभिलेख है, उसके अनुसार स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्रों को पराजित किया था, ठीक है। तो ये थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है कि पुष्यमित्रों को पराजित जो शुंग वंश के थे, वो किसने पराजित किए थे? स्कंदगुप्त ने किए थे, ठीक है। अब आ जाओ स्कंदगुप्त पे। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार इसने हूणों को पराजित किया। इसके टाइम पे हूण आक्रमण होता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि हूणों का आक्रमण कौन से शासन काल में, किस राजा के शासन काल में हुआ? तो स्कंदगुप्त के टाइम पे हुआ। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। मैंने आपको बताया था सुदर्शनशील, बोला था, अभी हम इसको बाद में पढ़ेंगे। तो एक जगह कंपाइल कर दिए मैंने आपके लिए इसको, ठीक है। तो जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार क्या बोला गया है? सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है। किसने करवाया? सौराष्ट्र का गवर्नर था पर्णदत्त, इसका बेटा था चक्रपालित, उसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, ठीक है। हूण की बात करें तो हूण कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए लोग थे। अत्यधिक बर्बर थे, मतलब कोई रहन सहन, कोई तमीज नहीं थी रहने करने की, बस गंदे संदे रहते थे, ठीक है। हूणों ने हर हर महादेव का नारा दिया था, शिव भगवान के भक्त होते थे। उसके बाद में
तिमन आया सबसे पहले, तिगन, ठीक है। हूण की बात करें तो सबसे पहले कौन आया? तिगन। फिर उसके बाद में आएगा तोरमान, बाद में तिगन, तिगन के बाद में कौन आया? तोरमान, तोरमान के बाद में कौन आ जाएगा? मिहिर कुल। मिहिर कुल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भगवान शिव का अनुयायी थे, हूण वैसे भगवान शिव के अनुयायी थे, और कोटा के पास जो वर्तमान में बारडोली है वहाँ शिव मंदिर जो निर्माण हुआ हुआ है वो मिहिर कुल ने ही करवाया था, इसलिए क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना पहला तिगन था और मिहिर कुल आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब हम एक नजर सुदर्शन झील पर डाल लेते हैं। तो सुदर्शन झील के निर्माण की बात करें तो सबसे पहले सुदर्शन झील जो बनवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। इनके गवर्नर ध्यान रखना है क्योंकि उस टाइम किस गवर्नर की देखरेख में ये झील का निर्माण हुआ, शासक तो हो ही गया और गवर्नर को भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो पुष्यगुप्त जो थे गवर्नर थे उस समय, उन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था। अशोक ने इसका पुनर्निर्माण, अब बाकी सब पुनर्निर्माण कराएंगे, निर्माण एक बार होता है, पुनर्निर्माण फिर बाद बाद में रिपेयर करना, मरम्मत करना और कुछ अपना नया एक इनपुट डाल देना, वो चीज हो जाएगी। तो निर्माण की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, कौन था गवर्नर उस समय? पुष्यगुप्त। अशोक ने वापस से पुनर्निर्माण कराया, उस समय गवर्नर कौन था? तुषाफ, ठीक है। रुद्रदामन ने वापस पुनर्निर्माण कराया, उस समय गवर्नर कौन था? सुविशाख, ठीक है। और स्कंदगुप्त अभी पढ़ा हमने, स्कंदगुप्त पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित, इसने जूनागढ़ जो अभिलेख है उसका सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है। ये सब जो है जूनागढ़ में है, संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, ठीक है। मौर्यकालीन शासकों की जन कल्याणकारी कार्य के तहत सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। मौर्य काल में हुआ, बताया। जो भी झील, नहरें, कुंड वगैरह ये बनते थे ये कल्याण के लिए ही होते थे, ठीक है। जन कल्याणकारी कार्य के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया था, पुनर्निर्माण कराया गया और सिंचाई व्यवस्था को विकसित किया गया, ठीक है। और अशोक ने कई नहरों का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। तो बाकी जो है हम अपनी नेक्स्ट जो भी गुप्तकालीन जो साहित्य है, धार्मिक साहित्य, क्योंकि इसका जो मेन पार्ट है, बुक्स हैं, आपस में मिक्स नहीं हो जाए, इनके राइटर्स भी हमको अच्छे से याद करने हैं, तो हम इसको 2 या 3 पार्टों में हम इसको पढ़ के देखेंगे, ठीक है। क्योंकि एक साथ मिक्स करने से सारी चीजें मिक्सअप हो जाएंगी, तो हम इनको 3 पार्टों में, गुप्तकाल को 3 पार्टों में करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही जो है मौर्य और गुप्तकाल में से आते हैं। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और मेरे कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।